आज हम करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री। अब मॉडर्न हिस्ट्री में हम क्या देखेंगे कि इंडिया में क्या था पहले मेडिवल पीरियड की अगर मैं बात करूं, मेडिवल इंडिया की अगर बात करूं तो मेडिवल इंडिया में तो आपके कौन थे? मुगल्स। मेडिवल इंडिया में कौन थे? आपके मुगल्स थे। कोई बाबर था, कोई हुमायूं था, फिर अकबर था, फिर जहांगीर था, फिर शाहजहां था, फिर उसमें बहादुर शाह फर्स्ट था। लास्ट में हमारे को बहादुर शाह सेकंड का पता चलता है, जो 1857 का जो रिवोल्ट था उसका लीडर था। ठीक है। तो उसके बाद तो आगे यहाँ पे क्या हो गया था? ब्रिटिश रूल शुरू हो गया था। मॉडर्न इंडिया का मतलब यहाँ पे मैं एक चीज और भी आपको लिख सकता हूँ। यहाँ पे मैंने लिख दिया है ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश रूल इन इंडिया मतलब भारत में क्या था? अंग्रेजों का जो रूल है वो शुरू हो गया। ठीक है। अब लेकिन वो कैसे हुआ? पहले हम ऐसे देखेंगे कि इंडिया का जो ट्रेड था वो किसके साथ था? अरब्स के साथ, है ना। और फिर धीरे धीरे क्या था? अरब की यहाँ पे इंडिया में ट्रेड मोनोपोली थी। इंडिया फेमस था किसके लिए? स्पाइसेस के लिए। ठीक है। तो अरब क्या करते थे? यहाँ से स्पाइसेस ले जाते थे और वहां से वो यूरोप वगैरह में उनको ले जाते थे स्पाइसेस को, और इससे उनको क्या इनकम होती थी। फिर धीरे धीरे क्या हुआ? जो यूरोपियन कंट्रीज है वो उस दौरान उतनी एडवांस नहीं थी, काफी बैकवर्ड थी। तो धीरे धीरे वहाँ के जो रूलर्स है उन्होंने सोचा कि भाई ये लोग तो काफी पैसा कमा रहे हैं अरब्स, क्यों ना हम लोग भी क्या करें, इंडिया के लिए कोई वे ढूंढे, है ना। फिर क्या हुआ कि यूरोप के अंदर एक पोर्तुगल एक कंट्री है। पोर्तुगल पहला ऐसा देश था जिसने इंडिया के लिए रास्ता ढूंढा था। ठीक है। तो फिर उसके बाद आपका क्या हुआ? जैसे पोर्तुगीज के बाद आपका इंग्लिश आई। धीरे धीरे उन्होंने भी देखा कि पोर्तुगीज जा रहे हैं, फिर इंग्लिश आ गए। इंग्लिश के बाद फिर आपका डच आ गए, फिर डेन्स आ गए, फिर फ्रेंच आ गए। ठीक है। तो आज हम वही इसमें करेंगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि भारत में कौन कौन से लोग आए थे। यहाँ पे आए थे आपके पोर्तुगीज, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे लिख दिया इंग्लिश, यानी कि अंग्रेज आए। उसके बाद आ गए थे डच, उसके बाद आ गए थे डेन्स। डेन्स मतलब डेनमार्क के लोग भी इंडिया में आए थे, लेकिन हमें तो उसकी ज्यादा जानकारी है नहीं भाई, क्योंकि हिस्ट्री की बुक में आपका काफी कम उनके बारे में लिखा हुआ है। फिर लास्ट में आ गए थे फ्रेंच। ठीक है। और जो फ्रेंच और इंग्लिश है उनका काफी मतलब स्ट्रगल हुआ आपस में। और हम इसमें देखेंगे कर्नाटिक वॉर्स इंग्लिश और फ्रेंच के बीच हुई थी, और जिसमें क्या थी, जो इंग्लिश थे वो जीत गए। जीतने के बाद तो इंडिया में उनकी डोमिनेंस होगी। तो आज हम देखेंगे कैसे कैसे जो पोर्तुगीज है वो इंडिया में आए थे। सबसे पहले तो हम इनकी बात करेंगे, क्योंकि इन्होंने ही इंडिया के लिए रास्ता खोजा था। तो यहां हम देखेंगे कि एक बार्थोलोम्यू डायज था। बार्थोलोमीव डियाज, ये कौन थे? एक पोर्तुगीज सिटीजन था। इसने क्या किया था? बार्थोलोम्यू, ये कौन था? पोर्तुगीज नेटिव था ये। और इसने क्या किया था? ही डिस्कवर्ड केप ऑफ गुड होप। क्वेश्चन भी आ रखा है, गुड होप इन 1487। अब ये केप ऑफ गुड होप क्या है, ये हम देखेंगे। ये आपका इंडिया है और ये आपका अफ्रीका है। अफ्रीका का जो सदर्न मोस्ट टिप है, यहां तक वो पहुंचा था। इसी को हम क्या कहते हैं? केप ऑफ गुड होप। इसको हम केप ऑफ गुड होप कहते हैं। क्वेश्चन भी आ रखा था कि केप ऑफ गुड होप की जो खोज है वो किसने की थी? बार्थोलोमीव डियाज ने करी थी। ठीक है। ये आप नोट कर दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चंस है, आपको आ भी रखे हैं एग्जाम में, ये लिख दीजिए। अब ये बार्थोलोम्यू डियाज आया, मतलब इंडिया को डिस्कवर करने के लिए आया थी। बट ये अफ्रीका के सदर्न मोस्ट टिप में पहुंच गया। वहां पे इसने क्या किया? एक उसने वैसे वहां पिलर सा बना दिया, ताकि भाई दूसरा आदमी अगर कोई आएगा तो यहाँ तक वो पहुंच जाएगा, यहाँ से फिर आगे इंडिया के लिए जो रोड है, रूट है, सी रूट है, उसको डिस्कवर कर पाएगा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि 1498 की बात है। क्या हुआ था कि जो सेकंड पोर्तुगीज था, ठीक है, या फर्स्ट पोर्तुगीज में बोल सकता हूँ, या फर्स्ट यूरोपियन, फर्स्ट
पोर्तुगीज टू विजिट इंडिया वॉज, उसका क्या नाम था? उसका नाम था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा। और ये भारत में कब आया था? इन 1498 में। अब ये 1498 में कहां पे पहुंचा? मतलब इंडिया में, यहां अफ्रीका है, अफ्रीका से यहां पहुंच गया ये केरल में। ठीक है, ये आपका कहां पहुंच गया? केरल में, यानी ये कालीकट में। जिस जगह ये पहुंचा वहां जगह का नाम है केरला में कालीकट। ही रीच्ड एट कालीकट इन केरला। और इसने क्या किया? अब उसको लैंग्वेज तो नहीं आती थी इंडिया की कोई लैंग्वेज, इशारों से ही बात करता था। पर उसने क्या किया? वो काफी इंटेलिजेंट था, उसने हर चीज को ऑब्जर्व किया। उसने देखा कि भाई स्पाइसेस के लिए जो सदर्न इंडिया है वो काफी फेमस है। तो फिर उसने क्या किया कि वो अपने साथ 3 शिप्स लेके आया था और उसमें स्पाइसेस यहाँ से भर के ले गया। और उसको कम से कम 60 टाइम्स वहां पे प्रॉफिट हुआ पोर्तुगाल में। तो यहाँ हम देखेंगे कि वो आपका 1498 में वो आपका कालीकट आपका केरला में पहुंचा। और पहुंचने के बाद फिर क्या हुआ था कि उसने किसी राजा की कोर्ट में कुछ टाइम स्पेंड किया था। ही स्पेंट सम टाइम या सम अमाउंट ऑफ टाइम। कहां पे स्पेंड किया था? इन द कोर्ट ऑफ, कोर्ट मतलब दरबार, कोर्ट ऑफ जैमोरिन। ये कौन था? रूलर ऑफ कालीकट। ठीक है, अब ये हमारे को पता लगा। जो आपका ये था वास्को डी गामा, ये आपने याद रखना है, पहला यूरोपियन था ये जो भारत में आया था। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इनका जो आगे जो वहां पे राजा था, ठीक है, राजा ने क्या किया? उसने नेविगेटर्स को प्रमोट किया। ठीक है, उसने भी क्या, हेनरी उसका नाम था राजा का नाम, उसने क्या की फंडिंग करी वहां के जो मतलब नेविगेटर्स है। फिर उसके बाद क्या था, यहाँ पे इंडिया में उन्होंने अपने गवर्नर्स भेजने शुरू कर दिए थे। तो गवर्नर्स में हम देखेंगे, आपने इसमें क्वेश्चन क्या लिखना है? आपने हेडिंग देनी है पोर्तुगीज गवर्नर्स इन इंडिया। कि भारत में कुछ पोर्तुगीज गवर्नर्स आ गए थे। और इसमें जो पहला गवर्नर आया था उसका नाम क्या था? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब ये जो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था, इसके बारे में कुछ एक चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो क्वेश्चन आ जाता है, एक तो इसने क्या किया था? ही इंट्रोड्यूस्ड, जो क्वेश्चन आया हुआ था, ही इंट्रोड्यूस्ड ब्लू वाटर पॉलिसी इन इंडिया। अब क्वेश्चन आएगा कि भाई हु इंट्रोड्यूस ब्लू वाटर पॉलिसी? ये की थी फ्रांसिस्को डी अल्मीडा ने। और ये कौन था? ये भी इसमें लिख दीजिए ऊपर, फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया। फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर इन इंडिया। तो ये पहला पुर्तगाली गवर्नर था इंडिया में। आज की डेट में भी आप देखोगे इंडिया में आपका गवर्नर्स होते हैं स्टेटों में। ठीक है, वो जो गवर्नर वाला ऑफिस था वो तो किसने इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में? पोर्तुगीज ने। लेकिन हमने इसमें इंडियन पॉलिटी में सोर्सेज में हमने किया था कि भाई जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है वो हमने कहां से लिया हुआ है? वो आपका लिया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। और 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वो किसने फॉर्मुलेट किया था? ब्रिटिश आपका जो हाउस ऑफ कॉमन्स है वहां पे इसको फॉर्मुलेट किया गया था। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के 70% जो प्रोविजन है वो वहां से लिए गए। लेकिन यहाँ हम गवर्नर की बात कर रहे हैं तो इट मीन क्या है, वो ऑफिस उस दौरान वहां पे क्रिएट हो गया था। तो यहाँ हम देखेंगे कि भाई ब्लू वाटर पॉलिसी का मतलब आप नहीं समझे। इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि वो जो ये अल्मीडा था ये काफी स्ट्रेटेजिक था। ठीक है, और ट्रेड को ये काफी फ्लरिश करना चाहता था, इंडिया में ट्रेड मोनोपोली चाहता था। इसके लिए इसने क्या किया? जितने भी कोस्टल रीजन है उनको उसने अपने पोजेशन में लिया और अपनी आर्मी को वहां पे डिप्लॉय किया। यानी कि समुद्र के ऊपर इसका राज हो गया। उसी को हम क्या कहते हैं? ब्लू वाटर पॉलिसी। यहां मैं लिख भी देता हूं इसने क्या किया था इस पॉलिसी के अंडर। अंडर दिस
policy, he occupied most of the coastal regions. कोस्टल रीजन्स का मतलब आपका जो तटीय क्षेत्र, एंड डिप्लॉयड हिज नेवी देयर, अपनी नेवी को उसने वहां पे क्या कर दिया, डिप्लॉय कर दिया, तैनात कर दिया। ठीक है। अब इसने क्या किया, अब जो लैंड एरिया थे वहां पे भी अपने को प्रोटेक्ट करने के लिए इसने क्या किया था, ही ऑल्सो बिल्ट fortresses in कोचिन, कैनानौर एंड अंजादीवा। ये साउथ इंडिया के कुछ एरिया थे, वहां पे उसने फोर्ट्स वगैरह भी बनाए थे अपनी प्रोटेक्शन के लिए। तो इस तरीके से उसने क्या किया कि अपने को सिक्योर इंडिया में कर दिया था। तो ये चीज हमारे को इसमें पता लगती है। बट मैन इसमें जो क्वेश्चन जनरली इसके बारे में आता है वो आता है आपका इंट्रोडक्शन ऑफ ब्लू वाटर पॉलिसी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि आपको समझ आ गई कि भाई उसका समुद्र के ऊपर तो उसकी एक मोनोपोली थी। फिर उसके बाद एक इसमें पोर्तुगीज गवर्नर और आता है और वो काफी इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको आ जाता है। उसका नाम क्या था, उसका नाम था अल्फोंसो डी अल्बुकरक। अल्बुकर भी कह देते हैं इसको, ALBUQUERQUE, अल्बुकर। अब ये जो अल्फोंसो डी अल्बुकर है ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको क्या कहा जाता है, ही इज रिगार्डेड एज द रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया। रिगार्डेड एज रियल फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज एम्पायर इन इंडिया। भारत में ये पुर्तगाली साम्राज्य का क्या माना जाता है, जनक माना जाता है, संस्थापक माना जाता है। इसने क्या किया था, इन 1510 1510 में इसने क्या किया, ही कॉन्कर्ड गोवा, गोवा को मतलब जीता उसने, गोवा फ्रॉम यूसुफ आदिल शाह ऑफ बीजापुर। बीजापुर का एक शासक था, उसका नाम यूसुफ आदिल शाह था। उसने क्या किया, गोवा को जीत लिया। और पोर्तुगीज की ये यहाँ पे पहली कॉन्केस्ट थी, पहली जीत थी उनकी इंडिया में। दूसरा इसने क्या किया था, ही कन्वर्टेड लार्ज नंबर ऑफ हिंदूज हिंदूज इनटू क्रिश्चियनिटी। मतलब बहुत सारे जो हिंदूज थे उनको उसने क्या किया, ईसाई बना दी। ठीक है, बहुत सारे जो हिंदूज थे उसको उसने क्या किया, ईसाई बनाया और फोर्सफुली वो बनाए गए थे। ठीक है। और इसके अलावा इसके जो इंपॉर्टेंट एक और रूल रहा है, इसने क्या किया था कि ही एबोलिश्ड सती सिस्टम इन हिज एम्पायर। उसके एम्पायर बोलो चाहे किंगडम बोलो, वहां पे उसने सती सिस्टम को क्या किया था, एबोलिश किया था, खत्म किया था। सती सिस्टम आपको सभी को पता है, पहले क्या होता था, मान लीजिए किसी लेडी के हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वो ना चाहती उसको क्या किया जाता है, फोर्सफुली उसको जो फ्यूनरल पायर होती है जिसको हम चिता कहते हैं उसके ऊपर उसको बैठा देते थे और उसको जला दिया जाता था। अब उसको दर्द ना हो इसलिए उसको क्या दी जाती थी, कोई नशे की चीज जैसे अफीम वगैरह दे देते थे। और जाहिर सी बात है जब वो उसमें बैठेगी फ्यूनरल पायर पे तो क्या होगा, फिर वो चीखेगी। तो उसकी चीख लोगों तक ना पहुंचे इसलिए क्या होता था, बड़े बड़े ड्रम्स होते थे उनको बजाया जाता था,
लेकिन ये जो सती सिस्टम है ये आगे किसके टाइम में खत्म हुआ है? राजा राममोहन रॉय के टाइम में हुआ है, क्योंकि उस दौरान तो फिर सती प्रोहिबिशन एक्ट लाया गया था, ठीक है, सती सिस्टम को रोकने के लिए। हाँ, ये आपका कब हुआ था? ये 1850 1829 में ये हुआ था एबोलिश, आपका सती सिस्टम। हाँ, इसने मतलब जो अपना जो एरिया था इसके अंडर था, वहां पे इसने रोक उसमें लगा दी थी, ठीक है। तो ओवरऑल इसका ये बहुत बड़ा रोल रहा है इंडिया में, इसने ये आपका जो रीजन है उसको भी जीत लिया था, ठीक है। और ये इसने क्रिश्चियनिटी को प्रोपागेशन यहाँ पे शुरू किया। क्रिश्चियनिटी में कौन सी जो इनकी शाखा है, जो आपका पहले वाली शाखा जिसको हम क्या कहते हैं? कैथोलिज्म। कैथोलिज्म, कैथोलिज्म है, कैथोलिज्म ऐसे। कैथोलिज्म क्या है? दो तरह की आपका ब्रांचेज होती है क्रिश्चियनिटी में। एक होती है आपकी कैथोलिज्म, ओहो, हाँ, इसमें दो तरह की ब्रांचेज होती है। आपने क्रिश्चियनिटी का जिक्र आपने सुना हुआ होगा कि आपको जो क्रिश्चियनिटी की जो अर्लीस्ट जो सेक्ट था या ब्रांच थी उसको हम क्या बोलते हैं? कैथोलिक। और दूसरी है प्रोटेस्टेंट। ये अपने को लिख लीजिए क्योंकि क्वेश्चन तो आ रखा है। कैथोलिक जो सेक्ट है वो तो पहले से है, उसका प्रमुख तो हेड कौन होता है? पोप। यानी कि दिस वाज द ओल्ड सेक्ट ऑफ क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी यानी कि क्रिश्चियनिटी का पुराना सेक्ट था, ठीक है। प्रोटेस्टेंट आपका क्या है? ये आपका रिफॉर्मेटिव था, मतलब आपका इट इमर्ज्ड अगेंस्ट कैथोलिक या कैथोलिज्म, ठीक है। क्योंकि आपका जो ये पोप था, पोप ने क्या किया? लोगों से पैसा लेना शुरू कर दिया और वो करप्शन में इंडल्ज था। एज अ रिजल्ट ऑफ विच जो लोग थे उन्होंने क्या किया? उसकी ऑपोजिशन शुरू कर दी। और फिर आपके एक नया धर्म आया था, प्रोटेस्टेंट रिलीजन। और ये आपका जो रिलीजन है ये प्रोटेस्टेंट, ये कहाँ इमर्ज हुआ था? जर्मनी में। और किसने इंट्रोड्यूस किया था? ये मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर, उसने इसको इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। अब क्या हुआ? जो अगर मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि भाई भारत में सबसे पहले पोर्तुगीज क्यों आए, इंग्लिश क्यों नहीं आए भाई? वो आपका इसलिए नहीं आए थे क्योंकि पहले क्या होता था, पूरा यूरोप किसके अंडर था? पोप के। पोप ने अगर किसी देश को परमिशन दे दी कहीं आपका किसी एरिया को जीतने के लिए, है ना, या क्रिश्चियनिटी के प्रोपागेशन के लिए, ठीक है, तो वो ही सिर्फ बाहर जा सकता था, दूसरे एरिया में जा सकता था। वो आपका जो परमिशन है वो ब्रिटेन को पहले नहीं मिली थी। वो कब मिली? जब वहां पे ब्रिटेन में प्रोटेस्टेंट रिलीजन आया। अब वो पोप की अथॉरिटी से बाहर आ गए थे और उन्होंने क्या किया? जितने भी चर्चेज है जिसकी इनकम पहले किसको जाती थी? पोप को। तो उसका उन्होंने क्या किया? नेशनलाइजेशन, यानी कि वो जो चर्च की इनकम है वो ब्रिटेन में ही यूज होने लगी थी। तो ये चीज हमारे को इसमें पता लगती है। अब नेक्स्ट इसमें मैंने इसकी अल्फोंसो डी अल्बुकर की बात की। अब इसके बाद हम नेक्स्ट किसकी बात कर रहे हैं? उसको हम बोलते हैं नेनो डी कोना। नेनो डी कोना, स्पेलिंग आपने पूछ लेना कहीं कोई दिक्कत आए। नेनो डी कोना, नेनो डी कोना, ये भी एक पोर्तुगीज गवर्नर था। लेकिन क्वेश्चन इसके बारे में क्या बनता है? क्वेश्चन सिर्फ यही बनता है कि इसने क्या किया था? ही शिफ्टेड he shifted his capital from कोचिन टू गोवा। कोचिन से गोवा के लिए इसने क्या किया था? राजधानी का परिवर्तन किया, ठीक है, स्थानांतरण किया। पहले आपका इसका मतलब हमारे को क्लियर हो गया, जो अर्ली कैपिटल थी पोर्तुगीज की वो कोचिन थी, ठीक है। बाद में आपका गोवा तो किसने जीता था? अल्फोंसो डी अल्बुकर ने जीता था 1510 में। अब वो काफी इंपॉर्टेंट भी है स्ट्रेटेजिकली भी और आपका कमर्शियल पर्सपेक्टिव से भी। तो इसलिए उन्होंने अब क्या किया कि कोचीन की जगह उन्होंने गोवा को अपनी कैपिटल बना दिया था। फिर आपका जो नेक्स्ट इसमें पोर्तुगीज गवर्नर आएगा उसका नाम क्या था? अल्फोंसो डी सूजा। अल्फोंसो डी सूजा। अब ये अल्फोंसो डी सूजा ये काफी इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, ड्यूरिंग हिज रेन, 1510 टू 1530 1510 टू 1530 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
सेंट फ्रांसिस्को Xavier visited India in 1542 for propagation of Christianity. उसके टाइम में क्या हुआ था कि जो ये था फ्रांसिस्को जो फ्रांसिस्को जेवियर था, जिसके नाम इंडिया में बहुत सारे क्या है स्कूल जी बने हुए, यहाँ चंडीगढ़ में भी है सेंट जेवियर स्कूल है। आप बंगाल में जाओगे वहां पे सेंट जेवियर कॉलेज काफी फेमस है। तो ठीक है, उसके टाइम में कौन आया था? सेंट फ्रांसिस्को जेवियर आया था। कहाँ पे आया था? इंडिया में। ठीक है, तो कब आया था? 1542 में। क्यों आया था? फॉर प्रोपगेशन ऑफ क्रिश्चियनिटी के लिए। आप में से कोई गोवा गया हुआ होगा। गोवा में आप देखोगे कि इंडिया का सबसे बड़ा चर्च है, सेंट कैथेड्रल चर्च है। तो वो भी आपका किसके द्वारा बनाया गया? फ्रांसिस्को जेवियर के द्वारा। उसकी जो मम्मी है, उसकी जो डेड बॉडी है, वो आज की डेट में वहां पे शीशे के अंदर रखी हुई। ठीक है, उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है केमिकल लगा के। तो वो अभी भी आप देख सकते हैं वहां पे। ठीक है, अब ये जो आपका अल्फोंसो डी सूजा है, ये आपका इंडिया में आ गया। आने के बाद अब इनका जो क्लैश था वो किससे हुआ? अंग्रेजों के साथ। ठीक है, तो यहाँ अंग्रेजों के साथ इनने क्या था, इंडिया में दो इंपॉर्टेंट बैटल लड़ी थी। एक तो आपका क्या है? बैटल ऑफ बॉम्बे। ठीक है, ये आपका कब लड़ी गई थी? 1611 में। और किस किस के बीच लड़ी गई? ये आपका इंग्लिश एंड पोर्तुगीज। और इसमें इंग्लिश जीत गए थे। हाँ, पुर्तगाल। ठीक है, ये पुर्तगाली है। तो इनकी बात हो रही, तो पुर्तगालियों का अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ। ठीक है, और इसमें आपका जो जनरल था इनका, उसका नाम बुक में भी आपको मिलेगा। उसका नाम था मिडल्टन। उसका नाम मिडल्टन टन था। और उसने क्या किया? पोर्तुगीज को डिफीट किया। फिर उसके बाद एक और बैटल लड़ी थी उन्होंने इनके साथ, अंग्रेजों के साथ, जिसके द्वारा इनकी ट्रेड मोनोपोली थी वो इंडिया में खत्म होगी। उसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ स्वाली होल कहते हैं। स्वाली होल ये आपका कहाँ पे है? गुजरात में। और बैटल कब लड़ी गई थी? 1612 में। और ये भी हुई थी आपका इंग्लिश और पोर्तुगीज के बीच हुई। और इसमें भी इंग्लिश जीत गए थे। और इंग्लिश का जो जनरल था उसका नाम था थॉमस बेस्ट। ठीक है, उसने इनको क्या किया? पोर्तुगीज को बुरी तरह से डिफीट किया। और उनको क्या हुआ था कि फाइनली ये जो पोर्तुगीज थे ये कब तक कहाँ तक कन्फाइंड हो गए थे? गोवा, दमन और दीव तक। ठीक है, बाकी एरिया तो अंग्रेजों ने इनसे छीन लिया था। तो यहाँ पे लिख रहा हूं फाइनली दे वर कन्फाइंड टू गोवा, दमन एंड दीव which they retained until 1961। यानी मैं ये कह सकता हूं कि जो गोवा और दमन एंड दीव है, ये किसके पास था? पोर्तुगीज के पास। जबकि हमारा देश तो आजाद कब हो गया था? 15 अगस्त 1947 को। फिर आपका क्या हुआ था? वहां पे एक मूवमेंट चला था। ठीक है, और उस मूवमेंट में क्या हुआ था? वहां के लोगों ने बोला कि भाई हमने पोर्तुगीज के अंडर नहीं रहना है, इन विदेशियों के अंडर नहीं रहना है। और फिर इंडियन आर्मी को का वहां पे सपोर्ट लेके क्या हुआ था? इसको लिबरेट किया गया था 1961 में। और इस मूवमेंट का जो लीडर था उसका नाम था त्रिस्ताओ रगांजा कोना, जिसने इस मूवमेंट को लीड किया था। ठीक है, तो उसके द्वारा फाइनली क्या थे? तीनों रीजन, गोवा, दमन और दीव है, इनको क्या था? लिबरेट किया गया था फ्रॉम पोर्तुगीज रूल से। और अब तो ये इंडिया का पार्ट है। गोवा तो आपका क्या हुआ? वो तो आगे फिर आपका वो स्टेट बन गया ना। और ये जो दमन एंड दीव है ये अभी आपका यूटीज है। पहले तीनों क्या थी? यूटीज थे। ये नोट कर लीजिए।
अब पोर्तुगीज रूल हमारे लिए मतलब वैसे तो हम ये मानेंगे क्योंकि उन्होंने इंडिया के जो रिसोर्सेज है उनका यूज किया ना, और यहाँ से उन्होंने काफी सारा जो कैपिटल है वो गेन किया, लेकिन कुछ एक चीजों का फायदा भी हुआ। अब उन्होंने कुछ हमारे को दिया भी। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं कि जो पोर्तुगीज है, पोर्तुगीज गिफ्ट टू इंडिया, उन्होंने हमारे को क्या क्या दिया। उन्होंने हमारे को दिया है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, इंट्रोडक्शन ऑफ टोबैको। एक तो तंबाकू की जो खेती की शुरुआत है वो इंडिया में किसने की थी? पोर्तुगीज ने। पहले इंडिया में क्या होता था? तंबाकू नहीं होता था। ठीक है। तो तंबाकू मतलब जो खेती है वो वहां से लेके आए थे, फिर इंडिया में उसको ग्रो किया गया। दूसरा इसमें मैं कह सकता हूं, इंट्रोडक्शन ऑफ पोटैटो, टोमेटो, जो कि आजकल महंगा हो गया है। ठीक है। पोटैटो और टोमेटो दोनों महंगे हो गए हैं। ये भी पहले इंडिया में नहीं होते थे। किसने इंट्रोड्यूस किए थे? पोर्तुगीज ने। एंड ग्राउंड नट्स, मूंगफली भी उन्होंने ही क्या था, इंडिया में इंट्रोड्यूस करी। फिर इसके अलावा उन्होंने क्या किया था? साइंटिफिक वर्क ऑन इंडियन मेडिसिनल प्लांट्स। ठीक है। भारत में जो आयुर्वेद है, आयुर्वेद के ऊपर उन्होंने साइंटिफिक रिसर्च करी। ठीक है। प्लांट को उन्होंने स्टडी किया साइंटिफिकली लैब में, और उसके फायदे उन्होंने, उसका भी उन्होंने बाद में ट्रेड शुरू कर दिया। इसके अलावा उन्होंने क्या किया है? इंट्रोडक्शन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया। प्रिंटिंग प्रेस इन इंडिया, इंडिया में उन्होंने क्या किया था? जो प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है, उसकी शुरुआत भी करी थी। तो ये आप इसमें आपको पता लगा कि पोर्तुगीज ने क्या किया। ठीक है। ये आपके कुछ क्वेश्चन बनते हैं। अब हम किसके बारे में करेंगे? अब हम करेंगे, अब हम करेंगे इसमें, अब इंग्लिश को तो हमने डिटेल में करना ही है, क्योंकि मेन तो इसमें हमने इंग्लिश को ही स्टडी करना है ना। ऊपर देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, चलो कोई नहीं। अब देखो मैंने ऊपर लिखा हुआ है कहीं, एक मिनट, इधर है। ये हमने ये पोर्तुगीज को डिस्कस किया ना। अब हम किसको करेंगे? डच को। डच के बाद हम फिर आपका डेंस को, फिर फ्रेंच को, फिर लास्ट में इंग्लिश को, क्योंकि इंग्लिश का तो हमने कब तक करना है? 1947 तक। अब मैं यहाँ पे बात करूँ डच की। अब हम डच को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बात हो रही डच की। अब ये डच किस कंट्री के लोगों को कहा जाता है बताओ? हाँ जी, कौन सी कंट्री के ये जो लोग हैं, ठीक है, जिनको हम डच कहते हैं, और उस कंट्री के दो नाम है। हाँ जी, एक तो आपका हो गया हॉलैंड, या उसको हम क्या कहते हैं? नीदरलैंड। इसका मतलब ये दो लोग भी क्या थे इंडिया में? दो देश के लोग हैं। दो तो नहीं है, मतलब एक ही देश के दो नाम। तो वहां के जो लोग हैं जिनको हम डच कहते हैं वो भी इंडिया में आए थे। अब इसमें जो फर्स्ट डच है जो इंडिया में आया था, जो नाम पूछा गया था, फर्स्ट डच टू विजिट इंडिया वॉज, उसका नाम क्या था? उसका नाम था कॉर्नेलियस डी हाउटमैन। और ये कब आया था? इन 1599 में ये भारत में पहुंचा। 1599 में ये भारत में पहुंचा।
फिर दूसरी चीज हमारे को इसके बारे में एक पता चलती है कि भाई जो अंग्रेज है, अंग्रेजों के साथ इनका भी कन्फ्लिक्ट रहा, जैसे पोर्तुगीज का रहा, कई बैटल भी हुई। तो इसमें हमारे को दो बैटल का पता चलता है। एक तो है बैटल ऑफ एम्बोयना। एम्बोयना आपका कहाँ है? इंडोनेशिया। ये आपका कब हुई थी? 1628 में। और किस किस के बीच हुई? इंग्लिश एंड डच के बीच। इंग्लिश और डच के बीच हुई। और इसमें जीत किसकी हुई थी? डच की। इस बैटल में बहुत सारे जो अंग्रेज है, इंग्लिश पीपल है, वो मारे गए थे। और उसके बाद क्या हुआ? एक और इंपॉर्टेंट बैटल है जिसके बारे में कि आपका क्वेश्चन भी आ रखा था, उसको हम बोलते हैं बैटल ऑफ बेदरा। बैटल ऑफ बेदरा एक ऐसी बैटल थी जिसके द्वारा डच की जो मोनोपोली है वो इंडिया में खत्म हो गई थी। और ये कब हुई थी? ये हुई थी 1759 में। और ये जो आपका बेदरा है ये आपका बंगाल में है। और इसको कई जगह बुकों में क्या लिखा हुआ होगा? बैटल ऑफ चिनसूरा। कई जगह उसको बैटल ऑफ चिनसूरा लिखा हुआ होगा। और ये भी जो बैटल है किसके बीच हुई? इंग्लिश और ये डच के बीच। इसमें इंग्लिश जीत गए थे और जो डच है वो कहाँ चले गए थे? इंडोनेशिया। डच यहाँ से कहाँ चले गए थे कि मतलब उनका जो रूल था, मैं ये लिख सकता हूँ, ये कह सकता हूँ कि जो यहाँ इस बैटल के बाद क्या हुआ था? रूल ऑफ डच, रूल ऑफ डच इन इंडिया केम टू एन एंड, खत्म हो गया। एंड नाउ दे रूल्ड ओवर इंडोनेशिया अंटिल कब तक? 1949 तक इन्होंने वहां पे रूल किया इंडोनेशिया। किन्होंने? डचों ने। इस तरीके से जो डच है उनका क्या हो गया? यहाँ पे जो रूल है वो खत्म हो गया इंडिया। ठीक है, ये पता लगी बात की नहीं? अब इसके बाद जो नेक्स्ट में बात कर रहा हूं वो किसकी कर रहा हूं? फ्रेंच की। ये नोट कर लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है। जैसे ये जो आपका कॉर्नेलियस टी हाउटमैन है, इसका नाम पूछा जा चुका है। बैटल ऑफ एम्बोयना का जो क्वेश्चन है वो आपका मैचिंग वाले क्वेश्चन में आया हुआ था, बैटल ऑफ बेदरा। ये आपने याद रखनी है। ये आपका काफी सिलेक्टिव बैटल्स है, क्वेश्चन आपको आ जाते हैं इसमें मैचिंग वाला। अब नेक्स्ट इसमें हम क्या करेंगे? ये मैंने डच की बात की। डच के बाद में नेक्स्ट इसमें बात कर रहा हूं डेन्स की। ये नोट कर लीजिए। आप अगर देखा जाए जो आपका इंग्लिश है, इंग्लिश ने ही क्या था? पोर्तुगीज की जो मोनोपोली है वो इंडिया में खत्म की थी। लेकिन डचों ने भी उनको काफी नुकसान पहुंचाया था। श्रीलंका वगैरह जो था वो पहले इनके पास था, पोर्तुगीज के बाद डचों ने उनसे वो छीन लिया था। है ना? सदर्न इंडिया का भी काफी सारा जो पार्ट है वो आपका इनके पास, पोर्तुगीज के पास था, वो डचों ने छीन लिया था। डचों को तो फाइनली फिर अंग्रेजों ने डिफीट कर दिया था, वो इंडिया से फिर निकल गए। ठीक है, अब देखिए, ये आपने नोट कर दिया सभी ने। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में यहां बात करूं डेंस की। यहां बात किसकी हो रही? डेंस की। अब जो डेंस है वो आपका इंडिया में कब आए थे? वो आए थे आपका 1616 में। ठीक है, पोर्तुगीज का आपने डचों का लिखा, डच कब आए थे? 1602 में। ये लिख दीजिए ऊपर। आपका पोर्तुगीज कब आए थे? वो आपको 1498 में। ठीक है, ये आप इसमें लिख दीजिए डेट। यानी कि पोर्तुगीज कब आए थे? 1498। और आपका जो डच है वो आपका कब आए? 1602 में। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूं डेंस की। ये कब आए थे? 1616 में ये इंडिया में आए थे। तो इन्होंने क्या किया था कि देयर ट्रेड मोनोपोली was challenged by other European powers, and they finally
दे फाइनली सोल्ड देयर कंपनी, किसको सोल्ड की थी? टू इंग्लिश इन, कब की थी? 1843 में। 1843 में यहां से वो चलेगी। लेकिन बुकों में तो हमारे को ऐसा कोई जानकारी उनके बारे में ज्यादा नहीं मिलती कि कोई डेनमार्क, डेन्स का मतलब समझ गए ना यहाँ पे किसकी बात हो रही? डेनमार्क। डेनमार्क एक कंट्री है, ठीक है, स्कैंडिनेवियन कंट्री है, स्कैंडिनेवियन जो पेनिनसुला है उसमें पड़ती है। स्वीडन हो गया, डेनमार्क हो गया, नॉर्वे हो गया, ये आपका साथ साथ है ये कंट्री ऊपर, है ना, ब्रिटेन के ऊपर देखना, पोल के साथ है, ठीक है। अब नेक्स्ट इसमें बात किसकी हो रही है? नेक्स्ट यहां मैं बात कर रहा हूं फ्रेंच की। फ्रेंच, और फ्रेंच आपका कब आए थे? ये तो आपका काफी बाद में, यानी कि ये आपका कब आए? 16 आपका 43 के आसपास, ठीक है। अब इनके बारे में कुछ एक चीजें आपने याद रखनी है कि जो फ्रेंच है, फ्रेंच जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो किसने बनाई थी? फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड बाय, किसने बनाई थी? फाउंडेड बाय कॉलबर्ट। और ये कॉलबर्ट कौन था? अ मिनिस्टर ऑफ लुइस 14th ऑफ फ्रांस। फ्रांस का जो राजा था लुई 14th, उसका वो एक मिनिस्टर था। इससे हमारे को ये कंफर्म हो गया ये जो कंपनी थी ये आपका कैसी कंपनी थी? ये एक गवर्नमेंट कंपनी थी, ठीक है। दिस कंपनी वॉज अ गवर्नमेंट कंपनी। अब इंडिया में उनका जो मेन हेडक्वार्टर था फ्रेंच का, वो कौन सा था? हाँ, पौंडीचेरी, ठीक है। तो उनका जो मेन हेडक्वार्टर था, देयर मेन हेडक्वार्टर इन इंडिया वॉज पौंडीचेरी। आज की डेट में उसका नाम अब चेंज हो गया पौंडीचेरी का। और ये अब कब बनाया था उन्होंने? 16 आपका 75 में उन्होंने ये पौंडीचेरी बनाया था। इंडिया में ही एकमात्र ऐसी जगह है जहां पे आज भी फ्रेंच पीपल रहते हैं। फ्रांसीसी लोग आज की डेट में भी आपका पौंडीचेरी में वहां पे रहते हैं। फ्रेंच कॉलोनीज बनी हुई है, वो इंडिया के ही सिटीजन है। लेकिन फ्रांस में जब चुनाव होता है तो उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, उनकी जो नेटिव कहीं भी वर्ल्ड के अंदर है वो वहां के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इवन आपका गवर्नमेंट जॉब भी ले सकते हैं। लेकिन क्या है कि इंडिया में क्योंकि सिंगल सिटीजनशिप का प्रोविजन है, इसलिए वहां पे वो किसी गवर्नमेंट ऑफिस को होल्ड नहीं कर सकते हैं। इलेक्शन में पार्टिसिपेशन के लिए तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको कंसेशन दे रखी है, ठीक है। अब क्या हुआ कि ये इनका मैन हेड क्वार्टर बन गया, ठीक है। और इसका जो पौंडीचेरी का जो फाउंडर माना जाता है फ्रांसीसी, यहां मैंने लिख दिया फाउंडर ऑफ, फाउंडर इसका कौन था पौंडीचेरी का? उसका नाम था मार्टिन, फ्रैंकोइज मार्टिन लिखने आपने, फ्रैंकोइज, फ्रैंकोइज मार्टिन था, ठीक है। कई बार आपका ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि भाई आपका जो फर्स्ट जो फ्रेंच फैक्ट्री है वो किसने खोली थी भाई सूरत में? यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री was established in सूरत by, उसका नाम फ्रैंकोइज कैरन था, फ्रैंकोइज कैरन, CARRON लिखने, कैरन, फ्रैंकोइज कैरन, ठीक है। फ्रैंकोइज कैरन ने क्या किया था, सूरत में पहली जो फैक्ट्री है वो लगाई थी, ठीक है। तो ये आपने इसमें लिख देना, ये समझ गए। और पुंडुचेरी का जो फाउंडर है वो पूछा गया था, उनका नाम क्या था? फ्रैंकोइज मार्टिन।
और ये जो फ्रेंच जो कंपनी है वो किसने बनाई थी, उसका नाम कॉलबर्ट था। ये 3 क्वेश्चन आपने मेनली याद रखने। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड बाय कॉलबर्ट। फर्स्ट जो फ्रेंच फैक्ट्री है वॉज एस्टेब्लिश्ड इन सूरत बाई, वो किसने करी थी, फ्रैंकोइस कैरन ने। फिर आपका जो उनका मेन हेडक्वार्टर था इंडिया में, दैट वाज पुडुचेरी या पौंडीचेरी। पुडुचेरी तो अब उसका नाम चेंज हुआ है, पौंडीचेरी था, जो 1675 में बनाया गया था। और उसका फाउंडर कौन था, वो था फ्रैंकोइस मार्टिन। समझ आ गई बात। अब चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, अंग्रेजों की, ब्रिटिशर्स की, क्योंकि हमने तो ब्रिटिशर्स के बारे में मेनली करना है। लेकिन यहाँ फ्रेंच और ब्रिटिश की जो बैटल्स है वो 3 बैटल हुई थी। तो आपने इसमें लिख देना इंपॉर्टेंट बैटल्स, जो आपका किस किस के बीच हुई थी, इंग्लिश और फ्रेंच के बीच जो बैटल्स हुई थी वो 3 बैटल्स हुई है। 3 बैटल्स हुई है। पहली बैटल को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट कर्नाटिक वॉर। फर्स्ट जो कर्नाटिक वॉर है वो कब से कब तक हुई है, वो हुई है 1740 से लेकर 1748 तक। फिर दूसरी जो वॉर हुई थी, सेकेंड कर्नाटिक वॉर, कर्नाटिक वॉर, ये हुई थी 1749 से लेकर 1754 तक। फिर हुई थी थर्ड कर्नाटिक वॉर, ये कब से कब तक हुई है, ये हुई 1753 तक। आपने इसमें कुछ नहीं करना क्योंकि ज्यादा आपको इसकी डिटेल नहीं आती है। आपने तो सिर्फ बैटल्स की आपने डेट याद रखनी है, क्योंकि आपको क्वेश्चन मैचिंग वाला आएगा। एक तरफ को बैटल का नाम दिया होगा, दूसरी तरफ उसकी डेट दी होगी, तो आपने ये याद रखना है। पहली जो बैटल है वो 1740 से लेकर 1748 तक हुई थी। सेकंड कर्नाटिक वॉर है वो आपका 1749 से लेकर 1754 तक। और थर्ड जो कर्नाटिक वॉर है वो 1759 से लेकर 1763 तक हुई थी। ठीक है जी। ये नोट कर लीजिए, कर दिया नोट। अब देखो हमने तो किसके बारे में करना है, ये तो हमने एक बैकग्राउंड किया कि ऐसा भाई ये पावर्स भी आई और क्वेश्चन भी उसमें से आ जाता है। लेकिन मेनली हमने तो किसके बारे में करना है, ब्रिटिशर्स के बारे में, अंग्रेजों के बारे में। तो आज हम अंग्रेजों के बारे में अब देखेंगे, क्योंकि आपका जो मॉडर्न इंडिया है, मॉडर्न इंडिया का लिटरली मीनिंग क्या हो गया, रूल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया। तो हम देखेंगे अब इसमें ब्रिटिश की बात करें, अंग्रेजों की, कि अंग्रेजों ने कैसे कैसे इंडिया में अपना रूल शुरू किया। तो हम यहाँ देखेंगे कि जो क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भारत में आने वाला पहला अंग्रेज था वो कौन था, फर्स्ट इंग्लिश टू विजिट इंडिया वॉज, उसका नाम क्या था, रॉल फिच। उसका नाम रॉल फिच था। और ये कब आया था, ये आया था 1589 में। और किसके कोर्ट में आया था, अकबर की, ड्यूरिंग द रूल ऑफ अकबर। अकबर के टाइम में ये भारत में आया था। इसने अकबर से, मतलब अकबर के कोर्ट में इसने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया। इसने अकबर को कहा कि भाई मुझे यहाँ पे ट्रेड करने की परमिशन दी जाए, पर अकबर ने मना कर दी। अकबर ने कहा कि भाई तुम मेरे गेस्ट हो, इसलिए तुम ये गेस्ट की तरह कुछ टाइम यहाँ पे स्पेंड करो। फाइनली बार बार उसने रिक्वेस्ट करी, फिर भी उसको परमिशन नहीं मिली और वो इंडिया से वापस चला गया। फिर दूसरा क्या हुआ, सेकेंड जो इंग्लिश आया था, सेकेंड इंग्लिश टू विजिट इंडिया, उसका नाम क्या था, उसका नाम था जॉन मिल्डन हॉल। उसका नाम जॉन मिल्डन हॉल था। ठीक है। अब ये जॉन मिल्डन हॉल कब आया था, ये 1599 में आया था और अकबर के टाइम में, ये भी अकबर के टाइम में आया। इसने भी कहा कि भाई मुझे ट्रेड की परमिशन दे दो, ठीक है, ताकि हम भाई ट्रेड कर सके ब्रिटेन के लोग इंडिया में। लेकिन इसको बारे में क्वेश्चन क्या था, यूपीएससी की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन ये था कि भाई आपका पहला यूरोपियन कौन था जो इंडिया में आया था, जिसने
अकबर से जागीर हासिल की थी। ठीक है, तो यही था वो जॉन मिल्टन। और यहाँ मैंने लिख दिया ही वॉज फर्स्ट इंग्लिश टू ऑब्टेन जागीर फ्रॉम अकबर। अकबर से जगीर हासिल करने वाला ये पहला क्या था, अंग्रेज था। लेकिन अगर ये पूछा जाए कि भाई पहला जो अंग्रेज था जो भारत में आया था वो कौन था, वो तो रॉल्फ फिश था, वो भी अकबर के टाइम में ही आया था। अब क्या हुआ, ये वाली जो चीज है, ये वाली जो घटना है, इस घटना के बाद क्या हुआ भाई, इस घटना के बाद काफी टाइम तक इंडिया, ये ब्रिटेन में इंडिया के लिए, मतलब इंडिया के साथ ट्रेड करने की कोई बात नहीं हुई। फाइनली वहां के जो ट्रेडर्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि भाई नहीं, दूसरे यूरोपियन कंट्रीज क्या है वो इंडिया के साथ ट्रेड कर रही है, हमारे को भी इसके बारे में सोचना चाहिए। तो फाइनली आपका क्या हुआ कि 1600 में क्या हुआ था कि एक ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी ब्रिटेन में। ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फाउंडेड इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में एक ईस्ट इंडिया नामक कंपनी बनाई गई थी। और ये जो कंपनी थी इसमें लगभग 275 शेयर होल्डर्स थे। इतने लोगों के उसमें शेयर लगे हुए थे, 275 शेयर होल्डर्स। और उस दौरान वहां की जो रानी थी उसका नाम क्या था, क्वीन एलिजाबेथ। जिसको क्वीन ऑफ द क्वीन भी कहते हैं, जिसने पूरे वर्ल्ड के ऊपर रूल किया, ये वो रानी थी भाई। ठीक है, ब्रिटेन में आज भी उसका काफी ऑनर किया जाता है। तो ये क्वीन जो एलिजाबेथ थी ये ट्यूडोर डायनेस्टी की थी। उसके बाद तो ब्रिटेन में कौन सी आ गई थी, स्टुअर्ट डायनेस्टी। ये मतलब ट्यूडोर वंश की थी, डायनेस्टी का मतलब वंश। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने ईस्ट इंडिया कंपनी को परमिशन दी कि भाई आप जाओ और ईस्ट के साथ, ईस्ट में इंडिया भी आता है, ब्रिटेन के तो हम ईस्ट में ही है, तो ईस्ट के साथ आप क्या करो, ट्रेड करो। ठीक है, तो इसने क्या किया था, शी ग्रांटेड अ चार्टर टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड विद द ईस्ट फॉर द पीरियड ऑफ 15 years। 15 साल के लिए जाओ भाई। आज की डेट में भी क्या होता है, मान लीजिए हमने क्या करना है, हमने जाना है इंडिया से बाहर, मेरी कोई यहाँ कंपनी है, बाहर ट्रेड करना है, तो उसके लिए परमिशन लेनी पड़ती है। परमिशन वो कितने टाइम के लिए दी जाएगी ये तो गवर्नमेंट के ऊपर आपका डिपेंड करता है। उस दौरान भी क्या होता था, वहां से परमिशन लेनी पड़ती थी। स्टेट हेड तो आपके कहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हमारे को कहाँ देखने को मिलता है, ब्रिटेन में। हमारा तो यहाँ डेमोक्रेटिक सेटअप है, हमारा तो रिपब्लिकन सिस्टम है ना। क्योंकि हमारा जो स्टेट हेड है वो आपका क्या है, वो आपका इलेक्टेड है। हमारा स्टेट हेड तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, द्रौपदी मुर्मू है। तो वो आपका क्या इलेक्टेड है, वो आपका रिपब्लिकन सिस्टम हो गया, हमारा यहाँ रिपब्लिक है। उनका कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की है, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन भी है, लेकिन हेड तो वहाँ पे क्या है, राजा ही है। उसका ऑफिस तो हेरिडेटरी है, वहाँ तो उनका कोई इलेक्शन नहीं हो रहा। तो उसने क्या किया, रानी ने परमिशन दी कि भाई जाओ आप इसमें ईस्ट के साथ, मेनली इंडिया के साथ आप ट्रेड करो। कितने टाइम के लिए, 15 years के लिए। ठीक है, उनको एक लेटर दे दिया, 15 साल के लिए भाई तुम्हारे को अधिकार है, मोनोपोली है भाई तुम्हारी, किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया ब्रिटेन में और भी बहुत सारी कंपनियां थी, लेकिन उनको वो परमिशन नहीं मिली थी, वो सिर्फ इसी कंपनी को थी। इट मीन इसकी मोनोपोली थी इंडिया में। ठीक है, इस तरीके से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इंडिया में आ गई। इन्होंने क्या किया, तो यहाँ मैं लिख रहा हूं जैसे फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री वॉज सेट अप एट सूरत इन गुजरात। इन कब बनी थी ये आपका 1608 में। 1608 में पहली जो फैक्ट्री है इनकी इंग्लिश की वो कहाँ लगी थी, सूरत में। और ये कैसी थी, टेम्परेरी।
टेम्परेरी थी। इसका कारण ये था कि अभी यहाँ पे इंडिया में किसका रूल था? रूल था आपका पोर्तुगीज का, ठीक है। और यहाँ पे जो रूल था वो जहांगीर का था, ये जहांगीर के टाइम में लगी थी। अब जहांगीर यहाँ का स्टेट हेड था, उससे उन्होंने परमिशन मांगी कि भाई एक हमारे को परमानेंट फैक्ट्री लगाने दो, आप कहाँ पे? सूरत में। तो उसने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि वो पोर्तुगीज से पंगा नहीं लेना चाहता था, क्योंकि पोर्तुगीज तो इंडिया में काफी स्ट्रांग हो गए थे। अब उसने परमिशन नहीं दी, पर वो वापस नहीं गए। उन्होंने वहां पे आपका सूरत में कोस्टल रीजन में एक अपना क्या किया, एक शेड सा बना दिया, उसको फैक्ट्री कहा जाता है। यानी कि वो पहली एक फैक्ट्री थी जो उन्होंने कहाँ लगाई थी? सूरत में। फिर उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद हमारे को ये पता लगता है कि दो बैटल लड़ी गई। एक तो मैंने बताया था भी, कौन सी? बैटल ऑफ बॉम्बे। बैटल ऑफ बॉम्बे एक तो आपका, जो आपका कब लड़ी गई थी? 1611 में। और दूसरी लड़ी थी उन्होंने बैटल ऑफ स्वाली होल। स्वाली होल का युद्ध उन्होंने लड़ा था 1612 में। किस किस के बीच हुआ था ये दोनों बैटल? पोर्तुगीज और इंग्लिश के बीच। अब अंग्रेजों ने क्या किया? अंग्रेजों ने इनको पोर्तुगीज को भी डिफीट किया, ये जीत गए इंग्लिश, ठीक है। अब जहांगीर को लगा कि नहीं भाई, अब मुझे क्या है कि भाई इनको भी थोड़ा सा परमिशन दे देनी चाहिए ट्रेड करने के लिए। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे कि भाई अंग्रेजों ने सूरत में पहली परमानेंट फैक्ट्री कब एस्टेब्लिश करी थी? वो 1613 में करी थी, इन बैटल्स के बाद, ठीक है। यहां मैं लिख रहा हूं इन 1613 जहांगीर जहांगीर इशूड अ फरमान। फरमान का मतलब क्या हो गया? ऑफिशियल ऑर्डर। ऑफिशियल ऑर्डर टू ईस्ट इंडिया कंपनी टू establish a permanent फैक्ट्री एट सूरत। कि भाई आप अब एक स्थायी फैक्ट्री आप सूरत में लगा दीजिए। पहले तो आपकी प्रोविजनल थी, ठीक है। अब भाई आप एक परमानेंट फैक्ट्री लगा दो। मैं आपको एक फरमान दे रहा हूँ, ऑफिशियल लेटर दे रहा हूँ, ऑफिशियल ऑर्डर दे रहा हूँ, आप उसमें लगा दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इस तरीके से क्या था, जो इंग्लिश है वो आपका कहाँ एस्टेब्लिश हो गए थे? इंडिया में, ठीक है। लेकिन अभी तो वो क्या था कि वो मतलब सूरत तक ही कन्फाइंड थे। अब सिर्फ सूरत में बैठे रहने से तो आपको उतने पावरफुल नहीं बन सकते थे ना। फिर उन्होंने क्या किया? उन्होंने बाकी जगह भी अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश करनी शुरू कर दी। अब वो कैसे करी? उसके लिए पहले हमारे को ये पता चलता है कि 1609 में क्या हुआ था। एक मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आपका एक क्रोनोलॉजी। 1609 ये आपको वैसे पहले आना था, चलो इधर ही लिख देता हूँ मैं आपका। 1608 है ना, 1608। तो 1608 में हमारे को आगे तो आ गया आपका 1609। 1609 में क्या हुआ था? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, इसने क्या किया था? सेंट, उसका नाम विलियम हॉकिंस था। विलियम हॉकिंस को कहाँ भेजा था? सेंट विलियम सेंट ये आपका सेंट लिखना है कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी सेंट सेंट विलियम हॉकिंस इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर टू seek permission to found a factory या establish a factory at सूरत। ये पहले भेजा गया था। विलियम हॉकिन को कहाँ भेजा गया था? आपका इन द कोर्ट ऑफ जहांगीर। क्यों? टू सीक द परमिशन टू एस्टेब्लिश अ परमानेंट फैक्ट्री एट सूरत। लेकिन वो परमिशन तो उनको नहीं मिली थी, ठीक है। समझ गई बात? आगे तो फिर उन्होंने बैटल लड़ी, फिर आपका 1613 में उनको परमिशन मिल गई। फिर क्या हुआ कि आपका 1615 की बात आई। अब 1615 में क्या हुआ था कि जो थॉमस रो है, ये कौन था? एन एम्बेसडर
ऑफ जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, उसको भेजा गया थॉमस रो को एज इन्वेस्टर ऑफ जेम्स फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड, was sent to India for seek permission to set up factories in different parts of the country कि भाई आप कंट्री में दूसरी जगह आप कहीं भी अब फैक्ट्री आपका एस्टेब्लिश कर सकते हैं। इसके लिए परमिशन लेने के लिए थॉमस रो को भेजा गया था। अब लेकिन जो थॉमस रो है ये क्या हो गया था, ही वॉज सक्सीडेड टू सीक द परमिशन, उसको परमिशन मिल गई। अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने क्या किया, इंडिया के डिफरेंट पार्ट में उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज एस्टेब्लिश कर ली। ठीक है, उन्होंने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में अपनी जो फैक्ट्रीज है उनको एस्टेब्लिश कर ली। अब लेकिन हम देखेंगे कि सबसे जो मेन उन्होंने फैक्ट्री थी वो कहां पे एस्टेब्लिश करी उनने, जो मेन नगर थी जैसे बॉम्बे है, कैलकाटा है, मद्रास है। ठीक है, तो वहां पे उन्होंने क्या किया, प्रेसिडेंसीज बनाई, हेडक्वार्टर बनाई। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिडेंसीज ऑफ प्रेसिडेंसीज। प्रेसिडेंसीज का मतलब क्या हो गया, हेडक्वार्टर्स। ठीक है, उन्होंने अपने कुछ हेडक्वार्टर्स बनाए और कहां कहां बनाए ये बात आपने ध्यान से सुनिए क्योंकि आगे भी आएगी, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 3 जगह उन्होंने अपने हेडक्वार्टर्स बनाए। एक तो बनाया गया बॉम्बे में जो उन्होंने वेस्ट में बनाया था। फिर आपका क्या हो गया कैलकाटा, जिसको हम आज की डेट में कोलकाता कहते हैं, लेकिन यहाँ आपने बंगाल लिखना है क्योंकि बुक में तो बंगाल लिखा होगा। और तीसरा हो गया मद्रास। ठीक है, अब ये तीनों ने हेडक्वार्टर बनाए थे। और इसमें आपने थोड़ा सा ये भी लिखना है, जो बॉम्बे है, बॉम्बे का फाउंडर किसको माना जाता है, इसका फाउंडर माना जाता है चार्ल्स सेकंड को। एक्चुअली क्या था, ये जो बॉम्बे वाला रीजन था, ब्रिटेन का एक प्रिंस था, उसका नाम चार्ल्स सेकंड था। उसको पोर्तुगीज ने एज डोरी दिया था क्योंकि इसने क्या किया था, पोर्तुगीज जो गवर्नर है अल्फोंसो फिफ्थ, उसकी डॉटर से मैरिज की थी। फिर जो बॉम्बे वाला आइलैंड है वो इसको मिल गया था। उस दौरान वहां पे कुछ नहीं था। ठीक है, उसने क्या किया था, वो 10 पाउंड में फर्दर किसको दे दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को। उन्होंने वहां पे अपना हेडक्वार्टर बनाया। अब जो कैलकाटा है, इसका फाउंडर किसको माना जाता है, इसका जो फाउंडर है उसका नाम था जॉब चारनॉक। उसका जो फाउंडर है वो कौन था, जॉब चारनॉक था। अब ये जो जॉब चारनॉक है, ठीक है, इसने क्या किया था, ये एक जगह ले ली थी लीज पे बंगाल में, कोलकाता में। तो इसमें 3 विलेजेस मेनली थे। एक तो आपका कोलीकाता, ठीक है, सूतानाटी, सूतानुटी एंड गोविंदपुर। ठीक है, इन विलेजेस को बाद में क्या किया गया था, डेवलप किया गया था एज कोलकाता। और जो आपका ये मद्रास वाला रीजन है, ये किसने बनाया था, इसका जो फाउंडर माना जाता है वो माना जाता है फ्रांसिस डी। वो इसका फाउंडर था, फ्रांसिस डी। ठीक है, ये आपने याद रखने, ये तीनों जो है साथ साथ बने थे। और जब ये बने तो इसमें तीनों जगह क्या थे, गवर्नर्स अपॉइंट किए गए थे। यानी कि बॉम्बे में भी आपका गवर्नर था। ये आप ध्यान से सुनना बात, क्योंकि फिर समझ नहीं आएगी। मॉडर्न इंडिया में ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फिर उसके बाद आपका जो कैलकाटा है वहां भी गवर्नर था और यहां भी आपका गवर्नर था, यानी कि मद्रास में भी गवर्नर था। तीनों जगह गवर्नर थे। अब लेकिन आगे क्या हुआ,
जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो लिटरली एक प्राइवेट कंपनी थी, निजी कंपनी थी। अब वो कंपनी क्या करती थी, वो जैसे आपका वहां की गवर्नमेंट है ब्रिटेन की या क्वीन है, उनसे फंड्स की डिमांड करती थी, भाई आप हमारे को फंड्स भेजो और यहाँ पे हमारे को तो लॉस हो रहा है अभी, ठीक है, हमारा जो ट्रेड है वो अच्छे से नहीं चला हुआ है, आप फंड्स भेजोगे तो फिर आपका क्या होगा कि जो हमारा ट्रेड है हम उसको आगे कैरी करेंगे भाई। लेकिन आपका क्या हुआ, अब वहां की गवर्नमेंट ने और क्वीन ने ये देखा कि भाई हम एक कमेटी बनाते हैं और वो जांच करेगी कि क्या हो रहा है इंडिया में। फिर वो कमेटी भेजेगी, कमेटी ने ये पाया कि यहाँ के जो लोग थे, ये गवर्नर्स है या दूसरे ऑफिशियल्स है, वो तो अमीर होते जा रहे थे, कंपनी में वो लॉस शो कर रहे थे। तो फिर क्या हुआ कि कंपनी का को मतलब कंट्रोल करने के लिए, उस प्राइवेट कंपनी को कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया कि आपका ये जो बंगाल वाला या कैलकाटा वाला जो गवर्नर है उसको एम्पावर किया गया था, उसको गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो अब उसका एक और भी कारण मैं बोल सकता हूं कि आपका जो बंगाल है, बॉम्बे या मद्रास की अगर बात करूं, तो वो उतना मतलब लैंड वाइज, क्योंकि वो तो कोस्टल एरिया है, वहां पे कोई ज्यादा प्रोडक्शन नहीं होती थी। बंगाल एक रिच स्टेट था, है ना, फूड ग्रेन वगैरह या दूसरी चीजें वहां पे काफी ज्यादा होती थी। यहाँ पे अंग्रेजों ने दो बैटल लड़ी थी। तो एक बैटल का नाम क्या था, बैटल ऑफ प्लासी, एक बैटल ऑफ प्लासी थी, जो कि कब लड़ी गई थी, 1757। और बैटल ऑफ जो प्लासी वो किस किस के बीच हुई थी बताओ, वो हुई थी, एक तो आपका नवाब सिराजुद्दौला और दूसरा कौन था, रॉबर्ट क्लाइव, जिसको रियल फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया कहा जाता है। वो अगर ये बैटल नहीं जीतता तो कभी भी शायद इंडिया को गुलाम नहीं बना पाते। इसी बैटल के बाद क्या हुआ था, उन्होंने पूरे वर्ल्ड को जीता भी था और पूरे वर्ल्ड के ऊपर उन्होंने रूल भी किया था, ठीक है। यानी कि जो बैटल ऑफ प्लासी है, वो काम प्लासी कहां पे है, आपका बंगाल में है, ठीक है। तो बंगाल में उन्होंने एक बैटल लड़ी थी 1757 में, और वहां का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसकी डिफीट हो गई। डिफीट होने के बाद क्या हुआ, रॉबर्ट क्लाइव के पास वहां की पावर आ गई थी, और पोर्तो इसका मतलब वो पहला गवर्नर भी बंगाल का इसीलिए बनाया गया था, आगे तो उसको पावर फिर दे दी गई। तो रॉबर्ट क्लाइव अगर देखें तो इसको हम क्या कहते हैं, रियल फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। भारत में ये क्या था कि ब्रिटिश एम्पायर का वास्तविक संस्थापक माना जाता है, क्योंकि उसने ये बैटल लड़ी भी थी और जीता भी था। लिटरली उसने इस बैटल में पार्टिसिपेट नहीं किया, इसने क्या किया, सिराजुद्दौला के जो ऑफिसर थे, जैसे उसका जो जनरल था मीर जाफर हो गया, कोई जगह सेठ हो गया, आमिर चंद हो गया, जो उसके एडवाइजर थे, अंग्रेजों ने क्या किया, इसने रॉबर्ट क्लाइव ने उनको ब्राइब दी और वो अपनी तरफ कर ली। जब बैटल फील्ड में ये गया ना सिराजुद्दौला, तो वहां उसने देखा कि मीर जाफर अंग्रेजों के साथ मिला हुआ है, वो बैटल फील्ड से भाग गया। भागने के बाद जो आपका मीर जाफर था उसका जनरल, तो उसका जो लड़का था मीरान, उसने उसको मार दिया था, ठीक है। तो आगे तो फिर पावर किसके पास आ गई थी, आपका रॉबर्ट क्लाइव के पास आ गई थी। और दूसरी एक और बैटल लड़ी गई थी, उसको हम क्या बोलते हैं, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर तो आपका बिहार में है, लेकिन ये आपका पहले बंगाल प्रेसिडेंसी का पार्ट हुआ करता था, बंगाल का ही एक हिस्सा हुआ करता था। तो अब बैटल ऑफ जो बक्सर है, ये आपका कब हुई है, ये आपका 1764 में हुई थी, ठीक है। अब ये बैटल किस किस के बीच हुई, ये आपको याद रखने की जरूरत है। रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव के टाइम में तो आपका सिराजुद्दौला था, सिराजुद्दौला के बाद फिर मीर जाफर बना था बंगाल का गवर्नर, ये नवाब, और उसके बाद मीर कासिम बना। तो अब मीर कासिम, ये तीन लोग इसमें एक साथ थे। एक तो आपने मीर कासिम याद रखना है, मीर कासिम कौन था, ये आपका नवाब ऑफ बंगाल। फिर इसने क्या किया, एक सुजाउद्दौला था, सिराजुद्दौला अलग है, उसको तो मार दिया गया। अब मैं दूसरी बात करूं, सुजाउद्दौला। अब ये सुजाउद्दौला इसने अपनी तरफ कर लिया था, ये कौन था, नवाब ऑफ अवध। अवध किसको कहते हैं हम लोग, अयोध्या वाला जो रीजन है आज की डेट में। और तीसरा इनके साथ कौन था,
शाह आलम सेकंड। ये कौन था? मुगल एम्परर। यानी कि अभी मुगलों का रूल तो खत्म नहीं हुआ था, राजा तो उनके दिल्ली में बैठ ही रहे थे, है ना। तो आगे आपके इसमें लास्ट औरंगजेब के बाद तो फिर आपका क्या था? शाह आलम सेकंड बना, फिर आपका अकबर सेकंड बना, और ये उसके बाद लास्ट बहादुर शाह सेकंड बना। तो ये शाह आलम सेकंड तो थर्ड लास्ट मुगल एम्परर था, इसको भी इन्होंने अपनी तरफ कर लिया। और दूसरी तरफ किसमें कौन था? जो इंग्लिश जनरल था जिसने तीनों को बुरी तरह से डिफीट किया था, उसका नाम था हेक्टर मोनरो। हेक्टर मोनरो। हेक्टर मोनरो ने इनको डिफीट किया, और डिफीट करने के बाद अंग्रेजों को क्या मिला था जिससे वो वर्ल्ड पावर बने थे? इंग्लिश गॉट दीवानी राइट्स। दीवानी राइट्स का मतलब क्या हो गया? राइट्स ऑफ टैक्स कलेक्शन इन, कहां पे मिले थे? बंगाल में, बिहार में एंड उड़ीसा में। तीनों जगह उनको क्या मिल गए? उनको टैक्स कलेक्शन के राइट मिल गए थे। यानी कि इंडिया के जो तीनों रिच स्टेट है, वहां के वो एक तरह से क्या बन गए थे? मालिक बन गए थे। ठीक है। तो इसका मतलब ये जो दो पावर्स है, ये दो जो इंपॉर्टेंट बैटल्स है, इन्होंने क्या किया था कि बंगाल में उन्होंने क्या किया? बंगाल में उन्होंने क्या किया? अंग्रेजों को एक सुप्रीम पावर बना दिया था। ठीक है। और बैटल ऑफ बक्सर के बाद तो मैं आपको ये कह रहा हूं कि भाई क्या हुआ कि मतलब बंगाल, बिहार और उड़ीसा जो इंडिया के तीनों रिच स्टेट है, वहां पे उनको क्या थे? टैक्स कलेक्शन के राइट मिल गए थे। ठीक है। तो अब ये जब मिले, तो आगे मैंने क्या कहा? मैंने आपको सिर्फ इतना ही कहा कि भाई आपको जो ये कंपनियां हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी जो आ गई थी भारत में, जिन्होंने तीन प्रेसिडेंसी बनाई थी, बॉम्बे, कैलकाटा या मद्रास, तो वो सारे जो इसके ऑफिसर्स थे, गवर्नर थे, वो तो करप्शन में इंडल्ज थे, और वहां से डिमांड कर रहे थे ब्रिटिश क्राउन से पैसे की। तो अब क्या हुआ कि अब उस ब्रिटिश क्राउन के द्वारा बनाई गई एक कमेटी ने ये पाया कि ये जो ऑफिसर्स है या ये गवर्नर्स है, ये तो करप्शन में इंडल्ज है। तब उन्होंने क्या किया? यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी को के करप्शन को खत्म करने के लिए एक एक्ट लाया था, उसको हम रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 कहते हैं। तो अब क्वेश्चन आपका क्या है भाई? क्वेश्चन आपने ये लिखना है, लिखते जाओ। पहला क्वेश्चन ये है कि अगर मैं आपसे पूछूं हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल? फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज, उसका नाम रॉबर्ट क्लाइव था। रॉबर्ट क्लाइव एक ऐसा इंसान था, इसने बीइंग ए क्लर्क अपना कैरियर शुरू किया था। ऊपर मैंने जो कर्नाटिक वॉर्स का जिक्र किया है, उनको जीतने में इसका बहुत बड़ी भूमिका थी, इसलिए इसको बंगाल का गवर्नर बनाया गया था। इंडिया में तो ये करप्शन में, मतलब इसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हुए थे, वहां इसके अगेंस्ट ब्रिटेन में केस चला, फाइनली इसने सुसाइड कर लिया था। तो क्वेश्चन ये है कि फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉज रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है। फिर क्या हुआ? क्वेश्चन आपका क्या बनता है? मैं अगर पूछूं ये कि भाई फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल हु बिकेम द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अंडर रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, वो आपका कौन है? हाँ जी, कौन था बताओ? हाँ जी, पहला जो आपका गवर्नर था वो था रॉबर्ट क्लाइव। वॉरेन हेस्टिंग का नाम सुना आपने? हाँ, तो वॉरेन हेस्टिंग है। अब देखो, रॉबर्ट क्लाइव के बाद तो वॉरेन हेस्टिंग बना, उसका रूल तो खत्म हो गया। अब क्वेश्चन कैसे पूछा गया आपसे? क्वेश्चन पूछा गया है कि लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल हु बिकेम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अंडर रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 was वॉरेन हेस्टिंग्स। ये कौन था? ये वॉरेन हेस्टिंग्स था। वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स था।
वॉज वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, वॉरेन हेस्टिंग्स। आपसे क्वेश्चन आएगा अगर मैं ये पूछता हूं कि हु वॉज द लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो वो आपको वॉरेन हेस्टिंग। अगर मैं ये पूछता हूं कि हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो वो आपका वॉरेन हेस्टिंग। अगर पूछे जाए फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, तो आपका रॉबर्ट क्लाइव। लास्ट गवर्नर ऑफ बंगाल वॉरेन हेस्टिंग। फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो कि किस एक्ट के द्वारा बना था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, वो आपका वॉरेन हेस्टिंग था। इसका मतलब आपका गवर्नर जनरल लगाना, इसका मतलब क्या हो गया, उसकी दर्जा बढ़ा दिया गया। यानी गवर्नर जनरल का मतलब क्या हो गया, यहां मैं लिखना हूं कि जो गवर्नर्स ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास केम अंडर हिज कंट्रोल, अंडर हिज कंट्रोल, उसके अधीन आ गई थी। ठीक है, ये मतलब हुआ इसका। ये आपसे क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जाए। अब लेकिन आपका क्या है आगे, फिर आपका क्या चलते गए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब क्वेश्चन आपसे क्या बनेगा भाई, क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हु बिकेम फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर किस एक्ट के द्वारा बना था भाई, चार्टर एक्ट ऑफ 1833 वॉज, कौन था वो, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक था, लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, ये समझ गए बात। मतलब पहले तो सिर्फ वो बंगाल तक ही कन्फाइंड था, ऐसे मान लीजिए प्रेसिडेंसीज तक। अब उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। किस एक्ट के द्वारा बनाया गया, 1833 के चार्टर एक्ट के द्वारा। अब क्वेश्चन आपसे ये है कि हु वॉज द वही फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वो आपका ये आएगा विलियम, लॉर्ड विलियम बेंटिक। अगर आपसे पूछे जाएगा हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, तो आपका वॉरेन हेस्टिंग्स आएगा। ठीक है, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन आएगा, वो भी आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक आ जाएगा। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक आपका किस चीज के लिए फेमस है भाई बताओ। एक तो इसके टाइम में क्या हुआ था, जो इंग्लिश है, इंग्लिश वॉज adopted as मीडियम फॉर एजुकेशन। और ये कब हुआ है जी, ये 1835 में। 1835 में जो इंग्लिश है, इंग्लिश को उसने ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया था। इसका मतलब क्या हो गया, इस डेट तक इंडिया में भले ही अंग्रेजों का रूल हो गया था, और अभी उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो क्या थी, पर्शियन, फारसी भाषा थी, उर्दू भाषा थी। सारे काम तो उर्दू भाषा में हो रहे थे। दूसरा, इसके टाइम में क्या हुआ था कि भारत के अंदर जो फर्स्ट लॉ कमीशन है, फर्स्ट जो लॉ कमीशन है वो इसी के टाइम में बना था, और उसका जो चेयरमैन था उसका नाम था लॉर्ड मैकॉले। इसका जो चेयरमैन था वो कौन था, लॉर्ड मैकॉले था, लॉर्ड मैकॉले। और ये आपका जो इंग्लिश है, इंग्लिश को अडॉप्ट करने में भी लॉर्ड विलियम बेंटिक ने किसकी सलाह ली थी, लॉर्ड मैकॉले की, लॉर्ड मैकॉले की उसने सलाह ली थी। इसीलिए लॉर्ड मैकॉले को दो चीजों के नाम से जाना जाता है, दो चीजों के लिए फेमस है। एक तो उसको माना जाता है फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया। उसको भारत में क्या माना जाता है, अंग्रेजी शिक्षा का पिता किसको माना जाता है, लॉर्ड मैकॉले को। इंग्लिश जो है वो कब अडॉप्ट की गई थी, किसके टाइम में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के टाइम में, इंडिया में। किसके एडवाइस पे, ऑन द एडवाइस ऑफ लॉर्ड मैकॉले।
दूसरा क्या था, लॉर्ड मैकॉले को, क्योंकि वो लॉयर था, तो फर्स्ट जो लॉ कमीशन उसकी चेयरमैनशिप में बना था, और इसको हम फादर ऑफ क्या कह देते हैं, ऑल्सो कॉल्ड फादर ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम। भारत को जो कानूनी जो प्रणाली है उसमें चेंज इसी ने किया था, एज, क्योंकि इसने क्या किया था, ही इनेक्टेड, उसको हम बोलते हैं सीपीसी। सीपीसी का मतलब होता है सिविल प्रोसीजर कोड। ये कब बनाया था उसने, 1859 में। फिर एक आईपीसी होता है, इंडियन पैनल कोड, ये उसने 1860 में बनाया था। एक होता है सीआरपीसी यानी कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ये उन्होंने 1861 में बनाया था। 1861 में ये बनाया गया था। ये बात समझ गए कि नहीं? क्वेश्चन आ रखा था भाई, आपका फादर ऑफ इंडियन लीगल सिस्टम किसे कहा जाता है, लॉर्ड मैकॉले, हु इज रिगार्डेड एज फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया, लॉर्ड मैकॉले। अभी आपने देखा बहुत सारे जो लॉज है वो चेंज किए गए, वो सारे अंग्रेजों के ही दिए हुए थे। कानून हमारे सारे किसने बनाए हुए, अंग्रेजों ने। ठीक है, तो अभी उसमें क्या था, उसमें जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए नाम वगैरह भी इस बार चेंज किए गए। काफी सारे लॉज के कुछ एक जो उनके सेक्शंस थे उनको हटा दिया गया, है ना। वो हम देखेंगे उसमें करंट अफेयर वाली क्लास में। ये तो हम किसकी क्लास ले रहे हैं अभी, हिस्ट्री की। आगे देखिए, अब ये हमारे को इसमें पता लगा हम किसकी बात कर रहे थे, नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट चीज। यहां हमारे को ये पता लगा, हमारे को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पता लगा। अब नेक्स्ट इसमें किसकी बात कर रहा हूं मैं, वॉइस रॉय ऑफ इंडिया की। लेकिन क्वेश्चन आपको क्या आएगा, द लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया who became first viceroy of India अंडर किस एक्ट के द्वारा, अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 वॉज किससे बनाया गया था, उसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। उसका नाम क्या था, लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग को भारत का पहला वॉइसरॉय बनाया गया था, और साथ में क्या था, वो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी था। ठीक है, ये बात समझ गए। पहले तो मतलब गवर्नर आए, फिर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल आए, फिर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आए, अब आपको वॉइस रॉय। अब वॉइस रॉय आपका किसको बनाया गया, लॉर्ड कैनिंग को। अब वॉइस रॉय और गवर्नर जनरल में क्या फर्क है भाई, बताओ। हाँ जी, व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉय। देखो, जो गवर्नर जनरल था, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, एक तरफ को मैंने लिख दिया, ये समझने के लिए आपको, ये मैंने गवर्नर जनरल लिखा, इधर मैंने वॉइस रॉय। जो गवर्नर जनरल था वो किसके लिए काम करता था, ही वर्कड फॉर ही वर्कड फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक प्राइवेट कंपनी थी। ठीक है, जो वॉइस रॉय वो किसके लिए काम करता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। ये आपका किसके लिए, वर्कड फॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि ऐसे मान लीजिए ब्रिटिश गवर्नमेंट का इंडिया में एक ऑफिसर था। ठीक है, और आपका जो गवर्नर जनरल था, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी के लिए वो काम करता था, ही कैन टेक एनी डिसीजन इंडिपेंडेंटली, यानी कि उसको वहां पे ये क्राउन से पूछने की जरूरत नहीं थी भाई उन्हें कौन सा फैसला लेना है या नहीं लेना है। ये आपका क्या था, ही वॉज
अकाउंटेबल, अकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए था? ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश क्राउन के लिए यानी कि क्वीन के लिए। अब लेकिन इंडिया में ये काम कैसे करता था भाई? ये जो आपका लॉर्ड के मतलब वॉइस रॉय इंडिया में काम कैसे करता था? इसको काम करने के लिए क्या किया गया था? एक 15 मेंबर्स की कमेटी बनाई गई थी, 15 मेंबर्स कमेटी। आपने ये लिखना है कि 15 मेंबर्स कमेटी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड किसके लिए? टू हेल्प द वॉइस रॉय। ठीक है, तो 15 मेंबर्स कमेटी, यानी ऐसे भी मैं बोल सकता हूं यहां पे, आप इसको ऐसे ही याद रखिए, ये मैंने काट दिया है। यानी कि ब्रिटिश क्राउन ने क्या किया, ये बात सही है कि भाई आपका वॉइस रॉय बना दिया, अपना एक अधिकारी उन्होंने इंडिया में बना दिया। ठीक है, अपना एक जो अधिकारी है जिसको मैंने वॉइस रॉय कहा, उसको इंडिया में डिप्यूट किया गया, किसके द्वारा? ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। था तो पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था, जो लॉर्ड कैनिंग। दूसरी बात ये हुआ था कि भाई इसकी एक्टिविटीज को वॉच करने के लिए इंडिया में क्या हुआ था कि एक ऑफिस क्रिएट किया गया था। इंडिया में क्या हुआ था? ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज क्रिएटेड। हाँ हुआ। भारत में क्या हुआ कि आपका जो एक ऑफिस क्रिएट किया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ये ध्यान से सुन लो फिर समझ नहीं आएगी बात। वो आपका क्या हुआ? वॉइस रॉय की एक्टिविटीज को वॉच करने के लिए इंडिया में एक ऑफिस क्रिएट किया गया था, ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज क्रिएटेड। और ये इंडिया में कैसे काम करता था? ही यूज्ड टू वर्क विद द हेल्प ऑफ 15 मेंबर्स कमेटी। 15 मेंबर्स की एक उसके लिए कमेटी बनाई गई थी, और उसमें भी क्या होता था? आउट ऑफ देम 8 वर अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता था? अपॉइंटेड बाय ब्रिटिश क्राउन, मतलब महारानी, एंड 7 बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया जो कंपनी है, ठीक है, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा वो चुना जाता है। ठीक है, अब वो जो वॉइस रॉय था वो किसके लिए जवाब दिया था? ब्रिटिश क्राउन के लिए, लेकिन ब्रिटिश क्राउन तो लंदन में थी। तो यहां वो किसके लिए जवाब दिया था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए। और जो पहला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बना था, उसका नाम, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई पहला जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बना था उसका नाम लिख दीजिए। उसका नाम था जॉर्ज हेनरी स्टैनली। उसका नाम जॉर्ज हेनरी स्टैनली था। समझ गई बात? यानी कि जो वॉइस रॉय वो उतना इंडिपेंडेंट नहीं था। वो इंडिया में किसके लिए अकाउंटेबल था? उसकी जगह एक बनाया गया था, उससे ऊपर एक ऑफिस क्रिएट किया गया था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया का। अगर मान लो उसने कोई भी डिसीजन ले लिया, उसकी अगर उसमें कोई कमियां निकलती है, उसकी जवाबदेही किसके लिए थी? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया के लिए, जो किसका आदमी था? ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश क्राउन का एक आदमी था इंडिया में। ठीक है, उसके लिए उसकी जवाबदेही थी। अब वो आपका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, वो तो एक अंग्रेज था। इंडिया में वो कैसे काम कर सकता था? इसके लिए क्या था, उसको हेल्प के लिए एक 15 मेंबर्स कमेटी बनाई गई थी। 8 मेंबर्स तो ब्रिटिश महारानी वहां से भेजती थी चुन के, और आपका बाकी जो आपका जो 7 मेंबर्स थे, ठीक है, तो उनको कौन चुनता था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने इंडिया में काम किया होता था, इंडिया के बारे में उनको जानकारी होती थी। तो ये हमारे किसने पता लगा कि आपका जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था, पहला वो किसे बनाया गया था? जॉर्ज हेनरी स्टैनले को बनाया गया था। और आपका क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था? वो लॉर्ड कैनिंग था। और फर्स्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया भी कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, अब इसमें एक और चीज इसके बारे में याद रखनी है, लॉर्ड कैनिंग और किस चीज के लिए फेमस है? अभी थोड़े टाइम पहले एक बजट आया ना, निर्मला सीतारमन जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर है, उन्होंने एक बजट प्रेजेंट किया। ठीक है,
और इससे पहले उन्होंने एक इंटरिम बजट पेश किया था, क्योंकि इलेक्शन आ गए 6 महीने के लिए बनता। लेकिन आपका जो बजट सिस्टम है वो इंडिया में फॉर द फर्स्ट टाइम किसने इंट्रोड्यूस किया था? वो आपका इसी के टाइम में हुआ था। तो इसके टाइम में लॉर्ड कैनिंग के टाइम में क्या था कि लॉर्ड कैनिंग, मैंने यहां लिख दिया, लॉर्ड कैनिंग इंट्रोड्यूस्ड budget system and income tax in India on the advice of जेम्स विल्सन। ये कौन था? ब्रिटेन का एक इकोनॉमिस्ट था। मैंने यहां लिख दिया ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री था, ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट था। ठीक है। और ब्रिटिश इंडिया का जो पहला बजट है वो किसने पेश किया था? फर्स्ट बजट ऑफ ब्रिटिश इंडिया was presented by him। मतलब आपका किसकी बात हो रही? जेम्स विल्सन की। कब किया गया था? 1860 में पहला बजट इंडिया के अंदर पेश हुआ था। 1860, 1860। ठीक है जी, ये बात पता लगी कि नहीं? ये बात पता लगी वॉइस रॉय और गवर्नर जनरल में क्या फर्क है? गवर्नर जनरल के पास अनलिमिटेड पावर्स थी। प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, मान लो यहाँ काम कर रहा हूँ, मालिक की खुद की मर्जी है क्या काम उसने करना है कि नहीं, वो अब इंडिया गवर्नमेंट से थोड़ी पूछेगा। लेकिन आपको वॉइस रॉय तो आपका गवर्नमेंट का आदमी बन चुका था, उसको तो पहले पूछना पड़ता था किससे? ब्रिटिश क्राउन से, या आपका सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया से, या ब्रिटिश आपका जो गवर्नमेंट जो वहाँ हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठी हुई। ठीक है। तो उसकी जवाबदेही ज्यादा थी, उसकी पावर को रिस्ट्रिक्टेड कर दिया गया। भले ही आपका क्या था, स्टेट हेड तो इंडिया में था, है ना, उसको हेड बनाया गया। अब लास्ट लाइन लिखनी, उसके बाद फिर मैं एंड कर रहा हूं, बाकी उसको कल फिर कंटिन्यू करेंगे। आपने लिखना है लास्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया, लास्ट वॉइस रॉय ऑफ इंडिया वो बिकेम, वो क्या बना था? फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज, वो आपका कौन था? हाँ, लॉर्ड माउंटबेटन था भाई, जिसने देश का बंटवारा किया। ठीक है। क्यों अब इसको क्यों बनाया गया गवर्नर जनरल द्वारा से? क्योंकि जो ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया था वो खत्म हो गया। ठीक है। अब आपके किसको बनाया गया था? लॉर्ड माउंटबेटन को बनाया गया था। ये आपने याद रखना है, कल हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। हाँ, इसमें अब आगे आपका क्वेश्चन ये भी है, बन जाता है कि फर्स्ट इंडियन टू बिकम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, या अगर मैं ऐसे भी बोल सकता हूं, क्वेश्चन आपका ये भी पूछा गया, या इसको हम क्या कह देते हैं? सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, वो किसको बनाया गया था? उनका नाम था सी राज गोपालाचारी, तमिलनाडु के थे, सी राजगोपालाचारी। क्योंकि अंग्रेजों का रूल तो 15 अगस्त 1947 को क्या था, एंड हो गया। उसके बाद उन्होंने पावर किसको दे दी थी? इंडियन को, सी राजगोपालाचारी को, और फिर इन्होंने आगे नेहरू को कमांड दी थी। आपने संगोल के बारे में सुना? संगोल एक तरह की छड़ी होती है, न्यूज देखते हो आप लोग? नहीं। आपका जो ट्रांसफर ऑफ जो पावर है वो कैसे हुआ था? लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या किया था? एक संगोल बनाया गया था, एक सोने की छड़ी बनाई गई थी जो चोला किंगडम में बनाई जाती थी। वो जो स्टिक है वो आपका कब दी जाती थी चोला किंगडम में? जब कोई नया राजा बनता था, उस तरीके से पावर का ट्रांसफर होता था।
यहाँ वो जो छड़ी है वो बना के लाई गई थी, ठीक है, आपका वो साउथ इंडिया से, किसके एडवाइस पे, सी राजगोपालाचारी के एडवाइस पे नेहरू ने वो बनवाई थी। और फिर क्या हुआ, तो वो जो छड़ी थी वो किसने दी थी, लॉर्ड माउंटबेटन ने किसको दे दी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। अब तो इसमें वो नया जो हमारी पार्लियामेंट बनी उसमें वो लगाया गया है। पहले वो कहाँ पड़ी हुई थी, आपका जो, ये आपका जो नेहरू मेमोरियल बना हुआ वहाँ इलाहाबाद में, ठीक है। तो ये इसको आगे आपका कल किया जाएगा। तो ये आपका हमारे को पता चला बैकग्राउंड किसका, आपका ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कल तो हम आगे इसमें और देखेंगे क्या क्या डेवलपमेंट्स हुई है, ठीक है। तो बस ये आपका इतना ही करना है आज।